हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग मुझे बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे होंगे। चलिए, तो ये इस चैनल पर ये हमारे क्लास 10th की फर्स्ट क्लास है और आज हम आपका जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। उसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, पहले तो बेसिक फंडामेंटल जितने भी हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आपके क्लास 10th का पहला टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन हर हाल में आता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने पर बेस्ड, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यार क्लास 10th है, थोड़ा सा पहला बोर्ड होगा तो थोड़ा सा आप लोगों को सिंसियर होना पड़ेगा, है ना। बाकी चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी लिखोगे उसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए, तो शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं फिर। अभी मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, क्योंकि अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर बाद में विजिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो मैं किनारे पे आ जाता हूँ। अच्छा तो लग ही रहा हूँगा। चलो सही है। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म पर ब्रेक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ फिर उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर जैसे लिखा है नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज अगर हम देखेंगे तो आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उस पर बेस्ड एलसीएम एचसीएफ को ही हम यहाँ पर आज की क्लास में आपका कवर करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार अगर हम रियल नंबर चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या होते हैं उनकी एक अच्छे से पहचान होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम नंबर्स को ठीक तरीके से पहचानते हैं तो इजीली हम समझ पाते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल्स क्या हैं, रैशनल नंबर क्या हैं। तो ज़रा शुरू करते हैं, है ना। शुरुआत में जो भी चीज़ें आप लोग अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो आप लोग 9th में, 8th में, 7th में, 6th में पढ़ करके आ रहे हैं। तो एक जनरल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। तो तुरंत आप लोग बोलेंगे सर नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन नंबर्स को हम आपका नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आया, नेचुरल नंबर्स यानी कि जिनका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरे पास ये 1 मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि एक फ़ोन है, या मेरे पास अभी 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, या मेरे पास अभी 2 एप्पल्स हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, है ना, क्वांटिटी बताते हैं, तो उसमें हमारे नेचुरल नंबर्स आपके इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो आई थिंक इसमें तो किसी को भी कोई डाउट का केस तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स मतलब कि 1 2 3 4 एज सो ऑन, ये आपके क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं होल नंबर्स क्या है, तो एक आपने कहानी सुनी होगी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना यूं मदद भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चंद्रमा की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। मैंने एक गीत है, एक पोयम थी उसमें ये सुना था। ठीक है, एक और फिर मुझे ये हमेशा के लिए याद रह गया, बचपन में सुना था आज तक याद है। तो इससे एक बात पता चलती कि जीरो की खोज जो है वो भारत ने ही की थी। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऐसी क्वांटिटी को शो करना चाहते हैं कि जो नल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक भी रुपए नहीं है तो मैं बोलूँगा आई हैव 0 रुपीज़। मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है तो आई हैव 0 एप्पल्स। तो मतलब नल क्वांटिटी के लिए जीरो का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जीरो की जो खोज है वो इंडिया से हुई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 0 1 2 3 एस सो ऑन ये आपके होल नंबर्स होते हैं।
इसके बाद कहानी शुरू होती है इंटीजर्स की। तो भाई इंटीजर्स का इस्तेमाल कैसे होने लगा, इंटीजर्स का इस्तेमाल ऐसे होने लगा कि भाई आप अगर किसी को कोई बोलोगे कि भाई मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, लेकिन मैंने किसी से कुछ पैसे मांग लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे कि अब आपने किसी से पैसे मांगे हैं तो एक्चुअल में पैसे आपका थोड़ी है, वो आपने किसी से ऋण लिया है, यानी कि उधार लिया है। तो बेसिकली ये निगेटिव नंबर्स एक्चुअल में इसी तरह से यूज़ में है कि भाई अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपका नहीं है, वो आपके लिए निगेटिव है ना। वो आपकी क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो आपने किसी से ली है। उसी को हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ऋण लिया है, किसी से उधार लिया है, ठीक है। तो इंटीजर्स जैसे कि हमारे पास ये 0 1 2 3 4 ये भी इंटीजर्स है। उसी तरह अगर हम निगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर ले लाइक -1 -2 -3, तो ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में भी एक खास बात ध्यान रखिएगा, जो 1 2 3 है इनको हम आपका पॉजिटिव इंटीजर बुलाते हैं, इनको हम आपका पॉजिटिव इंटीजर्स बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो -1 -2 -3 है इनको हम आपका नेगेटिव इंटीजर्स बुलाते हैं, इनको हम आपका नेगेटिव इंटीजर्स बुलाते हैं, ठीक है। अब अगर जीरो की बात करेंगे तो सर जीरो किस टाइप का नंबर है, अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो किस टाइप का नंबर है। जीरो भाई हमारा ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो ये निगेटिव इंटीजर्स है। जब भी बात पॉजिटिव इंटीजर्स की जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स की बात करेंगे। जब भी बात निगेटिव इंटीजर्स की जाएगी तो -1 -2 -3 इस टाइप के इंटीजर्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो सेपरेट अगर हम कर दें तो ये आ जाते हैं, लेकिन जीरो इसमें जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो आपका निगेटिव इंटीजर्स होता है। उसके बाद बारी आती है भाई रैशनल नंबर्स की। तो भाई आपने अगर याद हो क्लास 9th में भी पढ़ा था कि जिन भी नंबर्स को या तो हम P/Q के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। P/Q फॉर्म का मतलब हो गया जैसे 1/2 या -1/2 या 3/5, तो ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, जैसे कि कोई नंबर आपका अगर टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर आपका अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि 1.2 मान लो मैंने लिख दिया 1.24, तो ये क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, तो ये एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। वहीं अगर मैं लिख देता हूँ 1.24 फिर 24 फिर 24 फिर 24 और एज सो ऑन, मतलब कि 24 आपका बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो दो टाइप के नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन हम रैशनल्स कहते हैं, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन सिंपली टर्मिनेटिंग हो, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि जैसे आपसे मैं बोलूं कि 1/3 है, अगर आप 1/3 के है, अगर आप उसको डेसिमल फॉर्म पर रिप्रेजेंट करोगे, तो मैं एक तरीके से 3 को 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 10, अब 3 3 जा आपके पास 9, सेपरेट करोगे तो फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, तो ये आपके पास 3, फिर यहाँ पर 9 फिर 1। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो आपका 1/3 है ये आपका 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके का नंबर है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये नंबर हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑलवेज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये बात दिमाग में आपके हमेशा क्लियर होनी चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं होगी तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं आपके, एक सेकेंड, वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि जो नंबर आपके रैशनल नहीं है, नॉट
रैशनल, जो नंबर्स आपके रैशनल नहीं है उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो नॉट रैशनल, समझ में आई बात? नॉट रैशनल का मतलब क्या हुआ? जो रैशनल नहीं मतलब कि इरेशनल। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, या हम ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि मैं यहाँ पर √6 लिख दूँ, या √8 लिख दूँ, या √10 लिख दूँ, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा आपको आपने पढ़ा होगा कि पाई होता है ना? पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर है। जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो पाई तो हमारा रैशनल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, और ना ही पाई की वैल्यू 3.14 होती है। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट लगभग मान है वो 22/7 के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली वो आपका अप्रॉक्सीमेट 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर नॉट रैशनल है तो इसका मतलब एक बात और है कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, किसी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं कि 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, फिर 00001 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये कभी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिकर भी नहीं कर। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? एक फिक्स डिजिट बार 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 वो रिपीट कर रही होती है ना? वो एक स्ट्रिंग होती है जो बार 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 रिपीट कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा, ये एज सो ऑन चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप जितने मर्जी चाहें उतने मर्जी इरेशनल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बेसिक आपके नंबर सिस्टम की। और फिर हम इन सबके कलेक्शन को मिल करके बोल देते हैं आपका रियल नंबर्स। अगर आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सबके सब इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं, और जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं। तो एक्चुअल में जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स आपके मिल करके बनते हैं किनसे? अगर हम सभी रैशनल और इरेशनल को एक साथ कलेक्ट कर लें, अगर हम सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इरेशनल्स को एक साथ कलेक्ट कर लें, तो ये कलेक्शन आपका रियल नंबर्स कहलाता है। इस पूरे कलेक्शन को हम आपका रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स हम सिंपली बोलेंगे कि जो नंबर आपके या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है, ऐसे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो नंबर्स आपके या तो रैशनल है या तो इरेशनल है, ऐसे सारे नंबर्स को हम आपका रियल नंबर बोलते हैं। तो ये कहानी थी बच्चों आपके नंबर सिस्टम की। और यहाँ तक अभी तक आप लोग क्लास 9th में प्रॉपर इन सारी चीज़ों को पढ़ करके आए। सभी लोग पढ़ करके आए थे इतना सब कुछ क्लास 9th में। और क्या क्या पढ़ा था? हाँ जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग ने पढ़े थे। उसके अलावा जो रैशनलाइजेशन होता है ना, और ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें भी और भी हैं जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ करके आए। और ऐसा भी नहीं है कि अभी धीरे धीरे ना 9th क्लास के वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसको वहीं पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का क्लास 9th कमज़ोर रह गया, जिन बच्चों का क्लास 9th वीक रह गया, उनको घबराने की ज़रूरत है। 10th क्लास आप पढ़ना शुरू कर दें। 10th क्लास में भी आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ाए जाएंगे ताकि आप लोगों को जो भी 9th क्लास का वीक कॉन्सेप्ट है, जो 9th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पर आप लोग कर पाएँ। ठीक है जी, चलो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा, पहले तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट को एक बार आप लोग फिर भी देख सकते हैं, है ना? ये चार्ट समझने के लिए जिसको ये भी मन में अभी हो। अभी दो चीज़ें मैं अभी और पढ़ाऊंगा, है ना? इनमें एक चीज़ है आपके पास प्राइम नंबर्स और दूसरा आपके पास कंपोजिट नंबर। यहाँ तक ठीक है,
इमेजनरी नंबर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपके क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लास 11th में आप ये जानोगे कि रियल नंबर्स के अलावा भी और नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम रियल नंबर्स पे जाकर के ख़त्म नहीं हुआ, नंबर सिस्टम और एक्सटेंड हुआ, और वो एक्सपेंशन जो एक्सटेंशन है वो आप पढ़ते हैं कब कब 11th क्लास में जा कर के, तो इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हैं आपका, एक तो प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जल्दी से एक बार बताइए, व्हाट आर दी प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स हम किनको बोलते हैं, है ना? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि हमारे कह सकते हैं कि प्राइम है? देखो, इसके लिए बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनके पास केवल दो फैक्टर होते हैं। याद रखिएगा, जिसके पास केवल और केवल ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, या ऐसे भी बोल सकता हूँ, ओनली टू फैक्टर्स नहीं, ओनली, या बोल सकते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ये बेटर डेफिनेशन निकलेगी प्राइम नंबर्स की। ऐसे नंबर जिनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली टू फैक्टर, ना तो दो से कम हो ना तो दो से ज़्यादा हो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू, तो टू के दो फैक्टर्स, यानी कि टू को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? तो आप बोलोगे सर टू को डिवाइड करता है एक तो वन, और टू को एक तो वो खुद डिवाइड करता है। तो टू के पास केवल दो फैक्टर्स हैं, वो है वन और टू, ठीक है? इसी तरह अगर मैं थ्री की बात करूँ तो थ्री केवल वन से डिविजिबल है और थ्री से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई नंबर है जिससे थ्री डिविजिबल हो? याद रखिएगा कि हम यहाँ पर जिनकी भी बात करते हैं हम वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हम किन की बात कर रहे हैं अभी? पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको बताना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जिनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली टू, ना दो से कम होने चाहिए ना दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो सारे के सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टू हो गया, थ्री हो गया, उसी तरह हम यहाँ पर फाइव बोल सकते हैं। फाइव के भी एक फैक्टर वन हो गया, दूसरा फैक्टर फाइव खुद है। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं जो या तो वन से डिविजिबल हैं या तो खुद से डिविजिबल हैं, जो या तो वन से डिविजिबल हैं या फिर खुद से डिविजिबल हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या तो वन से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है, ठीक है? जैसे कि फाइव के बाद हम सेवन को बोलेंगे, सेवन वन से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। उसके बाद एट की बात करें तो क्या एट नंबर प्राइम है? नहीं, एट वन से डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है, फोर से डिविजिबल है, एट से डिविजिबल है। तो एट के पास मोर देन टू फैक्टर्स आ गए, तो एट प्राइम नहीं है। हाँ, 11 की बात करेंगे तो 11 वन से और 11 से डिविजिबल है। 13 की बात करेंगे, 13 वन से और 13 खुद से है। तो ये नंबर्स आपके क्या ऐसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और इस तरीके के नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने मैंने आपके सामने लिख दिया भैया सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स हैं, इतने ही प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम नंबर्स आपके इन्फिनिट होते हैं, बहुत सारे, मतलब अनकाउंटेबल। अगर आप गिनते जाओगे तो प्राइम नंबर्स आपके कभी भी खत्म नहीं होने वाले, इतने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई मन में डाउट हो तो बता दो। एकदम पक्का क्लियर है? पक्की बात है? डन। चलो आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट में प्राइम नंबर्स हो गए, अब आते हैं दूसरे यहां पर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की भी जब बात की जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स की जाएगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके पास दो से ज़्यादा, मैं थोड़ी राइटिंग यहाँ पर भी कमज़ोर है, राइटिंग कमज़ोर क्या है मतलब अभी थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस चल रही है। जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स हों, जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। दो से ज़्यादा फैक्टर्स वाले नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि पहला कंपोजिट नंबर आपका होता है फोर। फोर एक तो वन से डिविजिबल है
4 2 से डिविजिबल है और 4 आपका 4 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि 4 के पास ये 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए 4 आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 1 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 6 6 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से 6 के पास 4 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जहां होंगे वो नंबर आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बोलो भाई, यहां तक एकदम क्लियर है? किसी को मन में कोई डाउट? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्वेश्चंस में, अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर इस्तेमाल होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि चेक करके बताओ कि कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम है, तो कैसे चेक करोगे? सिंपली आप ऑब्जर्व करोगे, क्या उस नंबर के पास 2 से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं? अगर 2 से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उस नंबर के पास तो वो कंपोजिट है। और अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं तो वो आपका प्राइम नंबर है। अब बात आती है सर 1 किस टाइप का नंबर है ना? अब बात आती है कि सर जी ये बताइए कि 1 जो है वो किस टाइप का नंबर है। 1 को अगर हम देखें तो 1 के पास ओनली 1 फैक्टर, इसका और केवल एक फैक्टर वो है 1। 1 के पास केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, वो है वो खुद। तो सिंपल सी बात है, 1 ना तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट, 1 किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ कि 1 जो है वो आपका एक नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि हम पॉजिटिव नंबर्स में भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। क्योंकि लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि जो नंबर सब प्राइम नहीं होता ना वो कंपोजिट होता है, या जो कंपोजिट नहीं होता ना सर वो प्राइम होता है। तो ऐसा नहीं है। 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा, लेकिन 1 के पास केवल एक फैक्टर है, तो 2 तो हुए नहीं, तो प्राइम भी नहीं आएगा। सॉरी, क्लियर हो गया? आई बात पक्की समझ में? एनीवन, किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? बाकी तो आप लोग धीरे 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 लेक्चर को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी पहली थ्योरम क्लास 10th की। यहाँ से एक्चुअल में बेटा तुम्हारी क्लास 10th शुरू हो रही है अब, ठीक है? यहाँ से अब तुम्हारी क्लास 10th स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले क्लास 10th की पहली थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो है ये आपका यूनिक होता है, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर क्या है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मैं लिख रहा हूँ 6 आपको पता है कंपोजिट नंबर है, ठीक है? 6 को अगर मैं बोलूं तो मैं 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? है ना? पहले 2 को लिखा बाद में 3, या पहले 3 को लिखा बाद में 2। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लिखा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 6 को मैं क्या कर पा रहा हूँ, 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख पा रहा हूँ। 2 and 3 बोथ आर प्राइम्स, ये तो क्लियर है? तो यानी कि 6 को मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख पाया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 4 को देखूँ तो 4 को भी मैं 2 इंटू 2 लिख पाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर 8 को देखूँ तो इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख पाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 9 को देखूँ तो मैं इसको 3 इंटू में 3 लिख पाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 10 को देखूँ तो इसको मैं 2 इंटू में 5 लिख पाता हूँ। ऑब्जर्व करो, ये सारे के सारे नंबर्स, ध्यान से देखना, हाँ जी, ये सारे के सारे नंबर्स जो भी यहाँ पर लिखे हैं,
ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। जब मैं इनको देख पा रहा हूँ कि इन सभी नंबर्स को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख सकता हूँ। तो यही बेसिक डेफिनेशन है आपकी, यही बेसिक थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूनिक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 6 को मैं अगर 2 into 3 लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि 6 के पास केवल और केवल 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 और 3 है। 6 के पास 2 और 3 के अलावा और कोई अलग से प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। 6 के पास 2 और 3 के अलावा अलग से कोई और प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आई बात सबको समझ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप इधर पे देख पा रहे हैं इसको हम आपका फैक्टर ट्री बोलते हैं, इसको हम आपका फैक्टर ट्री बोलते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा है 32760, तो 32760 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 into 2 into 2, फिर इंटू में 3 into 3 into 5 into 7। तो ये 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है और लास्ट यहाँ पर 13 भी है, लास्ट यहाँ पर 13 भी है। तो मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि 32760 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 2 into 2, फिर इंटू में 3 into में 3, फिर इंटू में 5, फिर इंटू में आपके पास 7, इंटू में आपके पास 13, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म पर लिख सकते हैं। चाहो तो और सिंपल फॉर्म पर 32760 को आप 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू 7 इंटू 13 ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर दोगे अगर आप। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो यस और नो। मेरे से कुछ छुप तो नहीं रहा है, मैं ऐसे छुप करके दिख जाता हूँ। एकदम क्लियर है बेटा, पक्की बात है। चलो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं ये सीखते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख करके बता दिया, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे उसको देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक नंबर लिखा है 7560 और लिखा है कि 7560 को मैं 2 क्यूब इंटू में 3 की पावर p इंटू में q इंटू 7 के फॉर्म पर लिख सकता हूँ। तो हमें p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो उसका मतलब है कि हम एक तरीके से 7560 को किस में ब्रेक कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करता हूं तो मैं इजीली बता पाऊंगा कि p और q की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे काम करना होता है। 7560 लिखा और एक आपने लाइन खींची। आपको पता है कि इस नंबर को यानी कि 7560 को डिवाइड करने वाला अभी पे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। तो आप देखोगे अगर एंड में 0 लगा है तो 0 लगा है इसका मतलब 2 उसको डिवाइड कर सकता है। तो 2 वो प्राइम नंबर है जो 7560 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 हो गया, फिर यहाँ पर कैरी आएगा 1, फिर 2 7 जा 14, फिर कैरी आएगा 1, फिर 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर 0। अब यहाँ पर अगेन आप देखोगे कि अगेन मैं इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन है 2 जिससे डिवाइड कर सकता हूँ, तो फिर 2 से डिवाइड कर लो। जब तक 2 से हो रहा तब तक 2 से करते चलो। फिर बनेगा 2 1 जा 2, कैरी आया 1, 2 8 जा 16, फिर कैरी आया 1, 2 9 जा 18, फिर 0। अगेन अभी भी 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर बन जाएगा 2 9 जा 18, फिर यहाँ से बनेगा 2 4 जा 8, कैरी आया 1, अब आएगा यहाँ से 2 5 जा 10। तो अब हमने यहाँ पर 945 आया। लेकिन ये पता है कि 945 2 से तो डिविजिबल नहीं है, यानी कि अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब बताओ 945 किससे डिविजिबल होगा फिर। तो यहां पर आपको बेसिक डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं नंबर 945 की बात करूं तो वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो 945 को डिवाइड करता हूं। तो पहली बात अगर मैं 9 + 4 + 5 करता हूं तो मेरे पास 18 आता है। 18 1 + 8 एक तरीके से 9 हुआ। तो मतलब जब मैं डिजिट्स का सम कर रहा हूं तो डिजिट्स का सम 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ही यही है कि अगर कोई नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं तो उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करो और देखो कि जो नया नंबर आ रहा है वो क्या 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। अब देखो 3 1 जा 3, कैरी आया 1, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 0 आएगा, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 जा 9, ओके 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आया, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर आया 35। 35 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 + 3 8 होता है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 35 डिविजिबल होगा आपके पास यहाँ से 5 से, तो 5 7 जा 35। अब 7 खुद प्राइम है तो 1 से डिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि 7 5 6 0 को हम 2, अब देखना 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लगा दो इनटू में। 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर भी यहाँ पर 3 लगा दो इनटू में आपके पास 5, इनटू में आपके पास 7। अब तुम इसका कंपैरिजन कर लो, है ना। अब तुम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर p है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, मतलब कि p की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद यहाँ पर q है, यहाँ पर आपके पास 5 है, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो इसका आंसर 3 और 5 आ गया, यानी कि p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 5 हो जाएगी। आया समझ में? क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर। तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू आपके पास 5, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे इसको करते हैं। सबको एकदम क्लियर है भाई? पक्की बात है? यस और नो एवरीवन? डन है बेटा? ओके, चलिए तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आ जाओ अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि इफ एचसीएफ ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ पर है एचसीएफ और एलसीएम, दो बातें हैं जो एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स है, जो भी नंबर्स गिवन है उनको डिवाइड करता हूँ। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर एक नंबर लिख दिया आपके पास 4 और एक नंबर लिख दिया आपके पास यहाँ पर मान लो 8, 4 और 8, सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 और 8 को डिवाइड करने वाला, दोनों नंबर 4 और 8 को डिवाइड करने वाला वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो आप चेक करोगे कि यार देखो 4 को और 8 को 1 भी डिवाइड करता है, बिल्कुल। 4 और 8 को 2 भी डिवाइड करता है, बिल्कुल। 4 और 8 को 4 भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब 4 और 8 को 4 से बड़ा कोई नंबर है जो डिवाइड करता हूँ, 4 और 8 दोनों नंबर को, ऐसा कोई नंबर जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, ये आपका सबसे बड़ा, यानी कि ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सके दोनों नंबर्स को, है ना। अब बात सिर्फ दो नंबर्स की नहीं है यार, कहानी सिर्फ 2 नंबर तक नहीं रुक जाती, कहानी हम 2 से बड़े नंबर, मतलब कि मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी बोल सकते हैं, है ना। मोर देन 2 नंबर्स के लिए बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 14, मैंने यहाँ पर लिख दिया 18, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका मान लो 36, 14 18 36। अब 14 18 36 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर बताओ जो सबसे बड़ा नंबर है और तीनों को डिवाइड करता हूँ। तो आप बोलोगे सर 14 18 36 को एक तो 1 डिवाइड करता है, ठीक है, एक तो 1 डिवाइड करता है। दूसरा 14 18 36 को हम बोल सकते हैं कि 2 भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब 14 18 36 को और कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है, सोच के बताओ, जो 14 को भी डिवाइड करे, 18 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे। तो हमें और कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो 2 से बड़ा है, जो 14 18 36 तीनों को डिवाइड करता हूं, सिंपल सी बात। इसका मतलब यह हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 2 हुआ,
यानी कि ये आपका HCF हुआ। आई बात समझ में? लेकिन सर हम ये कब तक गेस करेंगे? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके लिए मतलब ये बात तो समझ में आ गई ना कि हमें ढूंढना क्या HCF निकालने के लिए, हमें HCF निकालने के लिए ढूंढना है वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करता हो, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो, वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। ये बात क्लियर है? अब सर अभी तो आपने दिखाया कि 14, 18, 36 में 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, इसलिए 2 HCF है। लेकिन सर हर बार ये करना आसान तो होगा नहीं हमारे लिए कि सोचो अब 2 से बड़ा है कि नहीं, 3 से बड़ा है कि नहीं। तो इसके लिए अब क्या तरीका है? इसके लिए अब तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे काम करता है मैं सेम इसी एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। ठीक है, सेम इसी एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर यही 3 नंबर है 14, 18, 36, मैंने कुछ नहीं किया, 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू में 7 आएगा। क्लियर है? आप इजीली कर सकते हो। 18 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू में, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 3 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, 3 इंटू में 3 इंटू में 2। 36 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में आपके पास 3। तो ये बन गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। आप चाहो तो टेबल बना करके भी कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अगर हम 18 को करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। फिर अगर आप 36 को करोगे तो आपका यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा, फिर यहाँ से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो मतलब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने सेम चीज़ डायरेक्ट लिख दी कि 14 मतलब कि 2 इंटू 7, 18 मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू में 2। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले बताया था, पक्की बात है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर के चक्कर में परेशान मत हो जाना, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो गई। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने कर लिया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको वो फैक्टर ढूंढ रहे हैं जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 को देखा, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। मतलब एक 2 ऐसा है जो इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका HCF आपका 2 हुआ। मतलब कि वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट HCF होगा, उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट HCF होगा। आई बात समझ में? यानी कि वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, 14, 18, 36 तीनों में कॉमन है, इनको अगर हम बोले तो 14, 18, 36 तीनों में कॉमन है, वो है 2, तो इसलिए 2 इसका HCF हुआ। सेम चीज अब मैं इस एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा जो कि आपका यहां पर 144 और 180 है। ठीक है, यहां पर आपसे बोला है कि अगर मैं HCF ऑफ 144 एंड 180 यानी कि 144 और 180 का जो HCF है उसको मैं 13m माइनस का 3 लिख सकता हूं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो मुझे m की वैल्यू बतानी है कि भैया m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? मुझे m की वैल्यू बतानी है कि m की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले मैंने 144 के फैक्टर करे क्योंकि मुझे HCF निकालना है, इन दोनों का HCF। तो 144 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर यहाँ से 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे तो 2 9 जा 18। अब 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 9 जा 18 0। फिर 2 से करोगे तो 2 4 जाए, 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 144 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर। अब देखो
आप चाहो तो उनको अलग अलग लिख लो या ऐसे भी लिख लो, मैं लिख सकता हूँ अलग अलग भी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2, 4 2 हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 3 इंटू में 3 है। एंड 180 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 इंटू में 2 और उसके बाद 3 इंटू में 3 इंटू में आपके पास 5 है। तो अगर आप देखो कि कॉमन कौन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन हमें क्या चाहिए, HCF, मतलब कि हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो देखो दो दो 2 यहाँ भी हैं और 2 2 यहाँ भी है, तो सबसे पहले 2 2 तो इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 4 है लेकिन इधर पे 2 थे तो कॉमन नहीं बोलेंगे। 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो यहाँ से 3 इंटू 3 भी आ गया, यानी कि ये बना 4, ये बना आपके पास 9, 9 चौको बन गया 36। यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका ये जो 36 आया ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये आपका HCF है। ये जो 36 आया ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये आपका SCF है। एकदम क्लियर, जो 36 आया ये क्या है बेटा, ये आपका SCF है। अब हम आगे की कहानी समझेंगे कि अगर ये SCF है तो हमसे बोला गया कि हम SCF को 13m माइनस का 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि मैं 36 को लिख सकता हूँ 13m माइनस का 3। तो बताओ m क्या होगा, माइनस का 3 इधर ले आओ तो बन जाएगा 39 बराबर में आपका 13m, डिवाइड कर दोगे तो m बराबर 13 दूनी 26 13 39, तो m की वैल्यू 3 आएगी। तो यहाँ पर आपका m की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी कि इसका जो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया वो करने पर m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, m की वैल्यू हमको यहाँ से 3 निकल करके आ गई। बोलो क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। चलिए, तो ऐसे हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और थ्योरम और डेफिनेशन भी बोल सकता हूं। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, एक क्वेश्चन यहां से बेटा गारंटीड आता है, मतलब गारंटीड, मतलब मैं क्या लिखूं, 100% एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड आता है। क्या है भाई, पहले तो इन चीजों को ध्यान से समझना कि HCF का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करोगे तो यहां पर अगर आप देखो 144 का मतलब था 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, और 180 को हमने लिखा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणे में 5। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी मुझे HCF निकालना है तो मैं सबसे पहले तो उन प्राइम नंबर्स को लूंगा जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि इधर भी 2 इधर भी 2, तो पहले मैंने 2 को लिया, इधर भी 3 इधर भी 3, तो इधर भी मैंने 3 लिया। अब इन प्राइम नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर है, इधर पे 4 है इधर पे 2 है, तो मैं स्मॉलेस्ट में 2 को लूंगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, दोनों पे 2 है तो यहाँ पर 2 को लूंगा। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपसे यही सिखा रही है कि जब भी हमें दो नंबर का HCF या SCF निकालना है, पहले HCF की बात करते हैं, जब भी हमें दो नंबर का HCF निकालना है या दो से ज़्यादा नंबर का HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है और सबका प्रोडक्ट कर देना है। अब इसी तरीके से बच्चों अगर हमें निकालना हो दो नंबर का LCM, अगर हमें दो नंबर का LCM निकालना, मान लो एक नंबर आपके पास है मान लो 12, एक नंबर है आपके पास में 15, आपसे बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का भाई हमें LCM बताओ, इन दोनों नंबर का LCM बताओ। तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 12 एंड 15 दोनों से डिविजिबल हो। वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 12 की टेबल में भी आता हो, 15 के टेबल में भी आता हो और
वो छोटा से छोटा नंबर बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। आप देख रहे हैं कि 16 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब इनका एलसीएम 60 हुआ। एक डेफिनेशन तो एलसीएम की ये हो गई कि टेबल पढ़ो, यानी कि पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो और जो नंबर गिवन नंबर्स की टेबल में कॉमन आ जाए, है ना, गिवन नंबर की टेबल्स में कॉमन आ जाए, ऐसे नंबर को हम आपका एलसीएम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब ये तो एक तरीका हुआ कि टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ने के बाद जो कॉमन नंबर मिल जाए दोनों नंबर के लिए वो हमारा लीस्ट छोटे से छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन मिल जाए वो हमारा एलसीएम होगा। लेकिन सर अब ये हर बार तो इतना ईजी नहीं पड़ेगा, तो सर इसके लिए क्या तरीका है? तो बेटा इसके लिए भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक काम करती है। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते देखो बबुआ, सिंपल सी बात है, तुमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस 12 के और 15 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 2 इंटू में आपके पास 3, 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू में आपके पास 5। और जब आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको ले लो, सबको। जैसे कि एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है, यही 3 प्राइम है। और इन सभी प्राइम की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर ले लो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है तो 2 को पूरा पूरा ले लिया, यहाँ पर 3 इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 3 1 ही लेंगे, 5 इकलौता है ये भी 1 होगा ये भी 1। तो जितने भी प्राइम है, कॉमन प्राइम नहीं, जितने भी प्राइम है उन सभी प्राइम और उन सबकी हाईएस्ट पावर को ले लो, उन सभी की हाईएस्ट पावर को ले लो। तो ये आपके पास बन गया 4 गुणे 3 5 15, 15 चौके 60, यहाँ से आगे 60। तो ये बन गया आपके पास एलसीएम, ये बन गया आपके पास में एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का एक तरीका और भी है, अगर आपको याद हो कि आप लोग को बचपन में छोटे छोटे थे जब आप लोग, तो इस तरीके से भी निकालना सिखाया जाता था, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आपको क्या सिखाया जाता था? एक बचपन में एक तरीका होता था ऐसे कि भाई हमारे पास मान लो 12 है और 15 है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हमने 2 से शुरुआत करी, सबसे छोटा प्राइम नंबर से। ठीक है, आपको पता है कि 2 6 जा 12 होगा, लेकिन ये 15 एज इट इज़ है क्योंकि 2 15 डिवाइड नहीं करता। फिर 2 से किया तो 2 3 जा 6 हो गया, और फिर अभी भी डिवाइड नहीं करता, 15 एज इट इज़। अब 2 के बाद यहाँ पर 3 और 15 2 से डिविजिबल कोई नहीं है, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 3 से हो गया। इसके बाद अगेन 3 से करेंगे, ये 1 तो आ ही गया है, एक सेकेंड, अब 3 से क्यों करेंगे जब, अब वहाँ पर 3 से तो डिविजिबल बनने कुछ बचेंगे, 5 से करेंगे, वहाँ पर 5 से करेंगे तो ये बना 5 से, ये 1 पहले से आ चुका है, 5 1 जा 5, तो ये बन गया। अब 2 दूनी 4 तिक 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ से भी हम 60 निकाल पाते हैं। यानी कि आप बचपन का मेथड निकाल लो, बचपन में जैसे एलसीएम निकालते थे, या फिर अभी ऐसे फैक्टर करके फिर उन फैक्टर्स की, सभी फैक्टर्स की जितनी भी हाईएस्ट पावर्स है उन सभी हाईएस्ट पावर को ले लो। ठीक है, तो वो उस तरीके से प्रोडक्ट से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये था। अब इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिर्फ 2 नंबर के लिए ट्रू है, सिर्फ 2 नंबर के लिए ट्रू है कि अगर कोई 2 नंबर ए और बी है मान लो, उनका एचसीएफ और उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम, उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकल करके आता है, और इसको आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हें बच्चों मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आपको पहले तो 404 और 96 इन दोनों का पहले तो आपको एचसीएफ बताना है, और साथ ही साथ इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम भी बताना है,
और आपको ये वेरीफाई भी करना है क्या HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है, ये आपको वेरीफाई भी करना है। तो ये एक तरीके से होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, उसको आप करके लेकर के आइएगा। बाकी जो आपके अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखने वाले हैं बबुआ, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि पूरा कंप्लीट भी हो जाए। चलिए हाँ जी, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, LCM निकालना सीखा, HCF निकालना सीखा। आज आप जाइए सिंपली LCM HCF निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट क्लास में इन पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा काम का होगा, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा प्यार सपोर्ट जरूर से दीजिएगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।